बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 10 न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। इससे पहले इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको तमाम लेक्चर्स, पीछे 9 लेक्चर्स मैंने दिए हैं जो कि पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। वो आप वहां से उनको ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि अपनी बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बगैर किसी ताखीर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। यानी ये आपकी लाइट आ रही है और ये ग्लास पे पड़ रही है और ये बेंड हो रही है। दिस बेंडिंग ऑफ वेव इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन हुई है, एक्चुअली इट्स सपोज्ड टू गो स्ट्रेट, इसको सीधा जाना चाहिए, ये यहां बेंड हो गई है। दिस बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और कहता है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 37 डिग्री हमारे पास दिया हुआ है। $37 डिग्री दिया हुआ हमारे पास। अब उसने कहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करें आप, लेकिन ये तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपको बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना पता हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन का डिसीजन होता है। खासतौर पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिसीजन होता है उसका, क्योंकि जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसी हिसाब से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा, ऐसा ही होगा, ये बात याद रखिएगा। तो अगर कोई गाढ़ा मीडियम हुआ, असल में होता क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे ही लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर में दाखिल होती है तो ये बेंड हो जाती है। उस बेंडिंग की रीजन ये होती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उस मीडिया में जाके स्लो हो जाती है। तो वो कितनी स्लो होती है वो आपको बताती है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जितना गाढ़ा और डेंसर होगा उतनी स्पीड स्लो हो जाएगी हमारे पास। तो बहरहाल इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया। मैं आमतौर पे वैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा लेता हूं, यहां लिख लूं, आप वैसे ये इंफॉर्मेशन मिस थी तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 52 लिख लेता हूं। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, ये ग्लास का है, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखें हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से ये आ रही है वो हमारे पास होता है 1। जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो 1 होता है। तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। स्नेल्स लॉ क्या था आपको याद होगा। स्नेल्स लॉ में पढ़ा था हमने कि एन एयर वाला साइन थीटा आई इज इक्वल टू होगा एन अब ग्लास वाला साइन थीटा आर के। ये हमने पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो तो। एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां वो होना चाहिए जहां इंसिडेंट हुआ है और यहां वो होना चाहिए जहां रिफ्रैक्शन हुआ है। तो ये हमारे पास 1 है। साइन थीटा आई कितना है 37 डिग्री, एन जी 1.52, साइन थीटा आर हमने फाइंड आउट करना है ये। अब आप देखें 1.52 यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने हो जाना है डिवाइड। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, साइन 37 डिग्री आएगा। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आपने इनको डिवाइड करना है। साइन 37 डिवाइड 1, तो ये हमारे पास आ गया 0.395। अब अगर मैं साइन को वहां ले जाता हूं तो साइन इनवर्स ऑफ 0.395 हो गया। तो थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 23.32 डिग्री। 23.32 डिग्री ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जितना आपका रेयर मीडियम होगा उधर एंगल बड़ा बनेगा, डेंसर में एंगल जो है ना वो छोटा बनता होता है। सो ये पीछे आंसर आपका 53 था, विच इज रॉन्ग, ये 23 होना चाहिए क्योंकि 53 इंसिडेंट से बड़ा हो गया। इंसिडेंट एयर में रिफ्रैक्शन आपका डेंसर मीडियम में, ये इम्पॉसिबल है कि आपका रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो इंसिडेंट से बड़ा हो जाए। अगर इंसिडेंट आपका रेयर में हुआ है तो ये मुमकिन नहीं है। सो ये आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमारे पास 1.7। याद रखें कि स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास एयर में होती है उसको सी से जाहिर करते होते हैं, एयर में या वैक्यूम में, वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड यही है। आपने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को v से जाहिर करते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक पढ़ा था पीछे, c/v, ये पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन मीडियम। वे यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई होगा, एन वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। एन हमारे पास क्या है 1. ये हमारे पास आ गया। हमने v उधर लेके n को जाके, ये उल्टा कर दिया, v उधर लेके n को यहां ले आएंगे। तो अब हमारे पास c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.7। तो स्पीड ऑफ लाइट जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बेताबी से इसको सॉल्व कर चुके हैं। 1.764 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये तो बड़े आसान से न्यूमेरिकल है बच्चों। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, a light ray moving through a medium of refractive index 1.6। लाइट रे, देखिए लाइट रे आती है आपकी, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे आई आपकी यहां पड़ी और रिफ्रैक्ट होगी थोड़ी सी। उसने एक बात और की है, जिधर से लाइट आ रही है ना, फर्ज करो ये इधर से आ रही है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है जहां से आ रही है। तो इसका मतलब है एयर से नहीं आ रही, दिस इज नॉट एयर, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। और कहता है कि इस पे जो इंसिडेंट का एंगल बना है, ये इंसिडेंट का एंगल ये बना है 21 डिग्री, ये इनटू द अदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। ये एक और मीडियम में जाती है, ये वाला मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। इसको 2 कर लो, इसको 1 कर लो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों ने फाइंड करना है, ये θr फाइंड आउट करना है। सो आई एम श्योर स्नेल्स लॉ लगा के आप लोगों का ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। तो देखते हैं, हम डाटा इंटर करते हैं। डाटा क्या हमें कह रहा है कि हमारे पास n1 है 1.6, जबकि θi यानी इंसिडेंट का एंगल 21 डिग्री है, जबकि n2 हमारे पास 1.7 है, जबकि θr हमने फाइंड आउट करना है। वही लॉ लगाएंगे, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था बच्चों, कि हमारे पास n1 sin θi इज इक्वल टू n2 sin θr, इसके इक्वल होता है। तो वैल्यूज पुट करनी है। n1 क्या हमारे पास 1.6, sin θi है sin 21 डिग्री, n2 हमारे पास क्या है 1.7 और sin θr हमने θr को फाइंड आउट करना है। 1.7 बच्चों यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब आप इसको यहां शिफ्ट करोगे तो ये यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1.7। तो स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी किया होगा, आई एम श्योर। 1.6 मल्टीप्लाई sin 21 डिवाइड 1.7। तो बच्चों ये आ रहा है 0.337। तो ये आ जाएगा 0.337 इज इक्वल टू साइन θr। क्योंकि हमने एंगल θr फाइंड करना है, ये साइन को वहां ले जाकर जब हम कन्वर्ट करेंगे, दैट्स गोना बी साइन इनवर्स 0.337 इज इक्वल टू θr आ गया। जब हम इसका साइन थीटा इनवर्स ऑफ फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी 19.71। θr आ गया 19.71, ये हमारे पास आ गया। तो ये रिफ्रैक्शन का एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास
इस जगह पे 19। अब आप खुद देखें पिछले क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके साथ कंपेयर करते हैं। ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर था। जो रेयर है उस पे एंगल 21 बना है, डेंसर पे छोटा एंगल बन रहा है, 19 बन रहा है। इसी तरह एयर में एंगल बड़ा होता है, जबकि जैसे ही हम डेंसर मीडियम में जाएं तो एंगल छोटा हो जाता है। सो उसने 53 दिया हुआ था, जबकि वो गलत था। इसका मतलब है जो हमने 23 आंसर निकाला था, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो ये था इसका सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, असेस द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, यानी थीटा सी इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना क्रिटिकल एंगल तब फाइंड होता है जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर में फेंकी जाती है। ये देखिए मैंने आपको समझाया था कि आपके पास डेंसर मीडियम ये है, यहां से लाइट फेंकी जाती है, वो यहां से बेंड हो जाती है। अगर लाइट को आप मजीद, यानी देखें आप जितना जितना बेंड करेंगे ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मैंने बड़ी तफसील से समझाया, आप मेरे लेक्चर में जाएं आपको समझ आ जाएगी। अगर फर्ज करें मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत बड़ा करता हूं और आपकी लाइट इस मीडिया के अलोंग चलनी शुरू हो जाती है, तो यहां से अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। वो 90 डिग्री के जो कोरेस्पॉन्ड एंगल होता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसको आई वाले को। अब इसने क्या कहा है, जरा सुनिएगा गौर से। इसने कहा है असेस द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। लाइट आपकी इस 1.63 में से जा रही है, इसमें से 1.63 में से जा रही है, बल्कि इसको 2 कर दें क्योंकि ये गाढ़ा मीडियम है, यानी डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इसमें जा रही है N1 में, जो कि 1.35 वाला है, और इधर का एंगल हमें पता है थीटा, जो कि रिफ्रैक्शन का एंगल है, वो 90 डिग्री बन रहा है। स्नेल्स लॉ लगाए सीधा सीधा, नहीं तो इसका एक लॉ भी है। अब सीधा सीधा स्नेल्स मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो दिया हुआ है वो क्रिटिकल एंगल है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। N1 जो दिया हुआ है वो आपका 1.35 है, N2 आपका जो दिया है 1.63 दिया हुआ है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिया है वो हमारे पास 90 डिग्री दिया। स्नेल्स लॉ लगाएं। स्नेल्स लॉ क्या था कि जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो और उसका साइन का एंगल, मतलब अगर बात हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कर रहे हैं N2 की, इसी का साइन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट, यहां इंसिडेंट हो रहा है, इस बार इंसिडेंट उल्टा हो गया नीचे, और जिस जगह पे लाइट जा रही है यानी बाहर उधर ऊपर की तरफ, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन उसका जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो लगाना है आपने इस तरीके से। स्टूडेंट्स अब इनकी वैल्यूज फिक्स करें। N2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 1.63, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, सी डाल दें। N1 हमारे पास दिया 1.35 और साइन थीटा आर ये 90 डिग्री दिया हुआ है। साइन आर हमारे पास थीटा आर वो देखिए ऊपर 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल में हमेशा रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री का होता है। 1.63 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको वहां शिफ्ट करता हूं, ये वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आपने क्या करना है, साइन 90 तो 1 होता है, इन दोनों को डिवाइड करें। बेटा करो तो चेक करो, ये आ गया स्टूडेंट्स 0.828। 0.828, लेकिन जब हम साइन को वहां ले जाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0.828 हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल हमारा आ गया 55.91। ये हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया, यानी इस एंगल पर रिफ्रैक्शन का एंगल हमेशा हमारा 90 बनेगा। अगर हमने एंगल इससे बड़ा अगर हमने मारा फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो लाइट हमारी बाहर नहीं जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, और जो लाइट वापस आएगी उस लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
विद हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस दिया हुआ है 3 और 5, यानी एक ऑब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्ट हाइट को h0 वो दी है 3 और जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस को कहते होते हैं p, वो दिया 5। यानी आप ये समझ लें कि एक लेंस है, याद रखें एक लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ, ये इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और जो इसका डिस्टेंस है लेंस से वो दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में, ठीक है, ये दिया। अब उसने कहा है कि अगर इसका मैग्निफिकेशन 3 हो, मैग्निफिकेशन 3 हो, तो कहता है कि आपने हाइट ऑफ इमेज, द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ इमेज, आपने बताना है कि इमेज कितनी दूर बनेगा, यानी इमेज हाइट बतानी है और इमेज डिस्टेंस बताना है, क्यू बताना है। स्टूडेंट सीधा सीधा मैग्निफिकेशन के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, एक होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला Q ओवर P, याद रखिएगा। अब मैग्निफिकेशन 3 है, इमेज हाइट दी है हमने फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है 3 सर क्या हो जाएगा 9, तो इमेज हाइट आ गई हमारे पास 9 cm, यह आ गई हमारे पास। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कितने गुना मैग्नीफाई, 3 गुना मैग्नीफाई, उसने खुद लिखा है 3 का मतलब 3 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा। मैग्निफिकेशन कितना है 3, क्यू हमने फाइंड करना है, पी हमारे पास क्या दिया 5 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।